हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एजुशाला में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल रहती है तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। देखिए, आज हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसकी थ्योरी किसने दी थी। जिसकी थ्योरी जिम पियाजे ने दी थी। इसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिहाज से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में आते ही आते हैं। सीटेट का एग्जाम हो और जिम पियाजे साहब ना पूछे जाए, ऐसा असंभव माना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसकी थ्योरी किसने दी है। जिम पियाजे ने दी है। जिम पियाजे कहाँ के रहने वाले थे। स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ये कौन थे। मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले थे। स्विट्जरलैंड के। और क्या थे ये, मनोवैज्ञानिक थे। देखिए, जिम पियाजे का मानना था बच्चे जैसे जैसे जैविक परिपक्व होते हैं वैसे वैसे वे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। देखिए, आपने खुद पे महसूस किया हुआ, आप जब छोटे थे तब आप किसी भी वस्तु को देखते थे तो उसके बारे में आप कॉन्सेप्ट आपका अलग था। जैसे जैसे आप बड़े हुए उसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट अलग हो गया। तो समय के साथ जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है या परिपक्वता आती है, वैसे वैसे हम चीज़ों के बारे में अपना कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। क्या होते हैं। सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। वो हर समय सक्रिय रहते हैं ज्ञान लेने के लिए। पियाजे के अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। क्या है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। किसके अनुसार। पियाजे के अनुसार, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। देखिए, जो बच्चे होते हैं वो चीज़ों को देखते हैं, उनका माइंड सक्रिय होता है और उस चीज़ों के बारे में अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं, अपने सिद्धांतों की रचना वो करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों के विचार और सोचने का तरीका वयस्कों से भिन्न होता है। देखिए, हमारे सोचने का जो तरीका होता है, बच्चों के सोचने के तरीके में भिन्नताएं होती हैं। जब हम बच्चे थे तो हमारा सोचने का तरीका अलग था। जैसे जैसे हम बड़े हुए हमारे सोचने का तरीका बदल गया। आप देखिए, अपने घर में या अपने आसपास में बच्चों को देख सकते हैं, अपने भाई बहन जो भी आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आप उनको सोचने का तरीका देखिए किसी भी विषय के संबंध में, और अपना सोचने का तरीका देखिए। दोनों के सोचने के तरीके में बहुत बड़ी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। देखिए, संज्ञानात्मक विकास के हम पद देखेंगे। स्टेप ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, जो पियाजे के सिद्धांत था उससे रिलेटेड जो उनके पद थे, जो उनके कॉन्सेप्ट थे, उनको हम देखेंगे। तो उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे। पहला हमारा क्या है, अनुकूलन। देखिए, अनुकूलन को हम बोलते हैं एडेप्टेशन। क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में क्या होता है, एडेप्टेशन किसी चीज़ को एडाप्ट करना। अब देखिए, क्या वातावरण के अनुसार खुद को डालना ही अनुकूलन कहलाता है। जैसे हम किसी वातावरण में रहते हैं, वहाँ हम उसके अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एडेप्टेशन कहलाता है। वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना एडेप्टेशन कहलाता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो हमारी डिफिनेशन हो गई है। अनुकूलन की क्या डिफिनेशन होती है। लेकिन पियाजे के अनुसार क्या है, पियाजे ने क्या बोला था। पियाजे के अनुसार बच्चों में अपना वातावरण के साथ समायोजित करने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। देखिए, पियाजे के अनुसार जो बच्चों के अंदर अनुकूलन किसी भी परिस्थिति में करने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, जन्मजात होती है। मतलब जन्म से ही ये प्रवृत्ति उनके अंदर होती है। बच्चे की इस प्रवृत्ति की अनुकूलन कहा जाता है। बच्चे की जो प्रवृत्ति होती है इसको क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। पियाजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन में अनुकूलन करने लगता है। अपने आरंभिक जीवन मतलब जन्मजात होती है तो आरंभ से ही वो अनुकूलन करना स्टार्ट कर देता है। जब बच्चा वातावरण में किसी उद्दीपक परिस्थितियों के सामने होता है, देखिए जब उसके सामने स्टिमुलस होता है या कोई उद्दीपन होता है, उस समय उसकी मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य ना करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं। देखिए, जब कोई भी क्रियाएं होती हैं तो सभी छोटी छोटी क्रियाओं को वो एक साथ देख के संगठित होकर कार्य करने लगती है और ज्ञान अर्जित करती है। यही हमेशा मानसिक स्तर पर चलती है। पियाजे का ये कहना था। तो आप सीधी भाषा में समझिए, जो बच्चे के अंदर अनुकूलन होता है ये जन्मजात होता है और ये प्रारंभिक से ही स्टार्ट हो जाता है। परिस्थितियों के अनुसार वो खुद को ढालता रहता है। देखिए, जो अनुकूलन है, अनुकूलन के अंदर दो पॉइंट है, उनको हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। एक है आत्मसातकरण, जिसको हम एसिमुलेशन बोलते हैं। एसिमुलेशन क्या होता है, देखिए पूर्व ज्ञान का उपयोग करके हम नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। जैसे हमको कोई भी पूर्व ज्ञान है, जैसे कि हम मान लेते हैं हमने कोई मोटरसाइकिल देखी, तो मोटरसाइकिल में क्या होते हैं, दो पहिए होते हैं। उसी प्रकार हमने एक कार देखी, कार में क्या होते हैं, चार पहिए होते हैं। हमें दूसरी कार देखी, उसमें भी क्या होते हैं,
4 पहिए होते हैं। तो देखिए दोनों में हमने तो अंतर किया। पहले हम साइकिल देखते हैं, साइकिल में 2 पहिए, मोटरसाइकिल में 2 पहिए। तो हम पूर्व ज्ञान का अनुभव तो कर लेते हैं कि साइकिल ऐसी होती है, तो साइकिल के अगर प्रकार हम दूसरी साइकिल देखेंगे तो हमको पता चलता है क्या ये साइकिल है। अगर उसके जैसे एक और साइकिल देखेंगे तो पूर्व ज्ञान का अनुभव करेंगे कि हम जानते हैं ये साइकिल है। उसी प्रकार मोटरसाइकिल पे भी है, मोटरसाइकिल देखेंगे उसके जैसी हम नई मोटरसाइकिल देखेंगे तो हमको अनुभव हो जाएगा कि इसको हम मोटरसाइकिल कहते हैं। कैसे अनुभव हुआ हमको? ये पूर्व ज्ञान से अनुभव हुआ। उसी प्रकार हम कार देखते हैं, कार में कितने 4 पहिए होते हैं। तो अब जब नई कार देखेंगे तो उसको हम पूर्व ज्ञान का अनुभव करके हम समझ बना सकते हैं कि ये कार है। तो इस प्रकार से हम पूर्व ज्ञान का अनुभव करके नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। समायोजन। देखिए समायोजन क्या होता है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। देखिए पूर्व ज्ञान जो हमारा होता है उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं और फिर हम अपनी एक समझ बनाते हैं, नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो कि इसके एग्जाम्पल की सहायता समझ सकते हैं। जैसे कि हमने कार देखी, कार में 4 पहिए होते हैं। उसके बाद हमने बस देखी, बस में भी 4 पहिए होते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो हमने पूर्व ज्ञान से अनुभव तो कर लिया कि ये कार जैसी है, लेकिन पूर्व ज्ञान में थोड़ा सा हमने परिवर्तन किया कि ये कार जैसी तो है लेकिन कार से बड़ी है, कार से इसमें कुछ भिन्नताएं हैं। इसमें भी 4 पहिए हैं, बस में भी 4 पहिए होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में जो भिन्नताएं होती हैं हमने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर लिया कि कार से ये भिन्न है। तो इसमें क्या क्या भिन्नता है उस प्रकार से हम समझ लेते हैं कि ये बस है। तो जो ये हम भिन्नताएं करते हैं उसके बाद जो नए ज्ञान का निर्माण करते हैं वो हमारा क्या होता है? समायोजन। इसको हम बोलते हैं एकोमोडेलेशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संतुलन, सामधाम्य या एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम क्या होता है? तो आत्मसातकरण, एसिमिलेशन और समायोजन, अकोमोडेशन, इन दोनों के बीच जो संतुलन होता है उसे हम बोलते हैं एक्विलिब्रियम। आत्मसातकरण हमने क्या देखा था? पुराने ज्ञान का उपयोग करके हम नए ज्ञान का जो निर्माण करते हैं वो हमारा आत्मसातकरण या एसिमिलेशन होता है। और समायोजन क्या होता है? जो हमारा पुराना ज्ञान होता है उसमें परिवर्तन करके जो नया ज्ञान का निर्माण करते हैं वो हमारा समायोजन होता है। तो इन दोनों के बीच जो संतुलन बनाते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा एक्विलिब्रियम कहलाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्कीमा। स्कीमा देखते हैं क्या होता है। मानव के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं, जो हमारे अंदर पूर्व अनुभव होता है, जो हमारे अंदर ज्ञान होता है, उनका उपयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाना। किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाना क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। जो चीज़ हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हमारे पहले का ज्ञान होता है, उससे जब उपयोग में लाते हैं फिर उसके द्वारा हम एक नई धारणा बनाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। मानव शिशु में स्कीमा की प्रवृत्ति कैसी होती है? जन्मजात होती है। प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया कैसी होती है? जन्मजात होती है। हमारे शरीर में जन्मजात होता है। देखिए अगला पॉइंट हमारा हो गया संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट हमारा क्या था? समायोजन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, स्कीमाओं से जोड़ना संगठन कहलाता है। मतलब जो हमारा संगठन है, संगठन क्या कहलाता है? जो हमारी स्कीमाएँ होती हैं उनको हम पुनर्व्यवस्थित करते हैं, फिर उन सभी स्कीमाओं को जोड़कर एक संगठन का निर्माण करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं। देखिए 4 अवस्थाएं कौन कौन सी उनको हम देखेंगे और डिटेल्स में उनका हम डिस्कशन करेंगे। एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे ही क्वेश्चन मोस्टली देखने को हमको मिलता है। तो हमारी जो पहली अवस्था है कौन सी है? संवेदी पेशी अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर, जो कि 0 से 2 वर्ष की आयु तक होती है। देखिए जो संवेदी पेशी अवस्था है ये एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमको मिलता है। तो इसका हम इंग्लिश का नाम जरूर याद रखेंगे, सेंसरी मोटर। इंग्लिश का टर्म हम जरूर याद रखेंगे क्योंकि जब हमको एग्जाम में देखते हैं क्वेश्चन तो हिंदी में हमें कई सारे अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। जैसे इंद्रियात्मक देखने को मिलता है, संवेदी पेशी मिलता है और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। तो इंग्लिश का टर्म जरूर याद रखेंगे ताकि हमको कन्फ्यूजन ना हो। इंग्लिश का टर्म क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज। तो ये 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। कैसे सीखता है? ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती हैं। कौन कौन सी होती है? कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो इस प्रकार से हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उनके माध्यम से बच्चा सीखता है। देखिए अगला हमारा पॉइंट क्या है? देखिए जो इसकी विशेषताएं होती हैं इस अवस्था में, उस विशेषताओं के अनुसार ही एग्जाम में हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इनकी विशेषताओं को देखेंगे।
वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है। देखिए, अगर वस्तु बच्चे के सामने ना हो फिर भी वो जानता है कि उसका अस्तित्व है, बच्चा उसे वक्त आने पर अपने दिमाग में छाप बना लेता है। अपने मतलब जैसे एग्जाम्पल तरीके से समझ सकते हैं, जैसे बच्चा होता है जब रोता है तो जानता है माँ हमारे पास आती है, तो वैसे ही माँ भले ही ना हो लेकिन बच्चा अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लेगा कि हम रोएंगे तो माँ आएंगी ज़रूर। तो इसी हिसाब से जब जो चीज़ें उसके सामने ना नहीं होती हैं फिर भी वो उसका एक अस्तित्व अपने दिमाग में छाप बना लेता है। देखिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेंसरी मोटर से सीखना। अभी बताया मैंने ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, वही हमारी सेंसरी मोटर्स होती हैं। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। देखिए, मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, जैसे क्रोध करना, प्रेम करना, ये हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती है, इन पे आधारित उनका व्यवहार होता है। उसके अंदर ज़्यादा समझ विकसित होती नहीं है तो इन पे आधारित वो व्यवहार करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्सिव एक्शन। देखिए, इसमें क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे बच्चे जो होते हैं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इस उम्र में 0 से 2 वर्ष में सीखते हैं चीज़ें। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, जैसे बच्चा ठंडा गर्म महसूस करता है, उसको अगर तुम वो त्वचा के माध्यम से अपनी चीज़ों को महसूस करता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्रतिक्रिया देता है। जैसे बच्चे को अगर गरम गरम कुछ चीज़ अगर उसको लगा दोगे तो बच्चा क्या करेगा, रोने लगेगा, ये ठंडा महसूस करेगा। तो वो अपने त्वचा के माध्यम से जो भी क्रियाएं महसूस करता है वो हमारी क्रिया कैसी होती हैं, प्रतिवर्ती क्रिया होती हैं, जो कि बिना सोचे समझे वो आपरूप होती हैं। तो ऐसी क्रिया को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। देखिए, हमारी अगली अवस्था क्या है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, इसमें बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये कब से कब तक होती है, 2 से 7 वर्ष के लिए होती है। कब से कब तक, 2 से 7 वर्ष के लिए क्या होता है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। देखिए, इसे करने से पहले, क्रिया करने के पहले की अवस्था बोलते हैं। देखिए हम जो हमारा टर्म है पूर्व सक्रियात्मक, पूर्व सक्रिया मतलब पूर्व क्रिया, क्रिया के पूर्व की जो अवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं, पूर्व सक्रियात्मक। देखिए, जो 2 से 7 वर्ष होती है उसमें बच्चे क्रिया इतने अच्छे से नहीं कर पाते, तो उससे पहले की जो अवस्था होती है वो हमारी क्या होती है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो उसको हम इसी टर्म में देखते हैं, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने सामने कोई वस्तु देख पाएगा, समझ पाएगा, किंतु उस पर क्रिया नहीं कर पाएगा। जो बच्चा होता है इस उम्र में बच्चा चीज़ें देखता है, महसूस करता है, लेकिन उस पर वो प्रतिक्रिया नहीं देता है, उस पर वो क्रिया नहीं कर पाता है। इसमें मूर्त चिंतन होता है। मूर्त चिंतन क्या होता है, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं केवल वो उन्हीं पे चिंतन करता है, अमूर्त चीज़ों पे चिंतन वो नहीं कर सकता। जो चीज़ें उसके सामने नहीं है उसके विषय में वो नहीं सोच सकता, उसके अंदर ऐसी क्षमताएँ इस उम्र में नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, इस अवस्था में जो हमारी दूसरी विशेषता है वो क्या है, संरक्षण या कंजर्वेशन। देखिए, किसी वस्तु की शेप साइज में जो परिवर्तन होता है उससे उसकी क्वांटिटी में भी परिवर्तन होगा, उसको बच्चा नहीं समझ पाएगा। देखिए, क्या होता है, जैसे 2 हमारे पास गिलास हैं, दोनों ही सेम आकार के गिलास हैं, दोनों में बराबर अमाउंट में पानी है, बराबर क्वांटिटी में पानी है, लेकिन बच्चा क्या करेगा, तब तो समझ जाएगा कि हाँ बराबर सेम गिलास हैं तो सेम पानी है, तो बच्चा समझ जाएगा कि पानी बराबर है। लेकिन यही अगर थोड़ा सा इसको हम चेंज करके एक गिलास चौड़ा ले लिया जाए, क्या करते हैं, एक गिलास को हम लंबा और एक गिलास को हम चौड़ा ले लेते हैं, भले ही पानी दोनों में बराबर है, लेकिन बच्चा नहीं समझ पाएगा कि दोनों में पानी बराबर है, दोनों की क्वांटिटी बराबर है। तो यही हमारा क्या हो जाता है, संरक्षण। क्या हो जाता है हमारा, संरक्षण या कंजर्वेशन। नेक्स्ट हमारा रंगों की पहचान। इस अवस्था में बच्चा रंगों की पहचान कर लेता है। क्या कर लेता है, रंगों की पहचान, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो कलर्स होते हैं उनको पहचान लेता है। क्रमबद्धता, चीज़ों को या बढ़ते और घटते क्रम में बच्चा इस क्रम में नहीं लगा पाता। इस अवस्था में बच्चा बढ़ते और घटते क्रम में, आरोही अवरोही क्रम में चीज़ों को नहीं लगा पाता है। अतार्किक चिंतन, देखिए वो केवल चिंतन उन्हीं चीज़ों का कर सकता है जो उसके सामने है, जो उसके सामने नहीं है, जो अमूर्त अवस्था में चीज़ें होती है उनका वो चिंतन करने में असमर्थ होता है। देखिए, केंद्रीकरण, केंद्रीकरण क्या है, सेंट्रलाइजेशन क्या है, इसमें क्या होता है, बच्चा केवल एक ही जगह पर ज्ञान केंद्रित कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, बच्चा घर में हम देखते हैं कि फ़ोन चला रहा है, मान लेते हैं, जब वो फ़ोन चलाता है तो वो केवल फ़ोन में अपना माइंड कंसंट्रेट करता है, जो अन्य चीज़ें हो रही हैं रूम में या कुछ भी काम हो रहा है तो उस पर उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाएगा। देखिए, बच्चों को आवाज़ देते हैं फिर भी वो ध्यान से एक बार में नहीं सुनता है, तो वही केंद्रीकरण होता है। एक समय पे केवल एक ही जगह पे अपना ध्यान केंद्रित करता है, तो हमारा क्या हो जाता है, केंद्रीकरण। नेक्स्ट हमारा बिंदु क्या है, सिंबॉलिक फंक्शन, प्रतीकों का उपयोग करने में निपुण हो जाता है। देखिए, इस अवस्था में बच्चा
प्रतीकों का उपयोग जो होता है, जैसे सिंबल्स होते हैं, जैसे बच्चे ने साइकिल देखी, एग्जाम्पल के लिए साइकिल बच्चे ने देखी, तो वो जहाँ जहाँ साइकिल दिखेगा तो उसके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि ये साइकिल है। क्या है ये? साइकिल है। तो बच्चा तुरंत से एक उसके जो प्रतीक होता है साइकिल का, कि 2 पहिए होते हैं, इस तरीके का शेप होता है, तो बच्चा उसके अनुसार तुरंत ही समझ लेगा, उसके सिंबल से क्या कर लेगा कि वो साइकिल है। तो इस चीज़ में बच्चा निपुण हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंबल पहचानने में बच्चा निपुण हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, इन सभी चीज़ों को नहीं समझ सकता है। किसकी कितनी ऊंचाई है, कितना भार, किसका भार अधिक है, किसका भार कम है, किसकी दूरी अधिक है, किसकी दूरी कम है, मुद्रा कम ज़्यादा, कौन सी मुद्रा ज़्यादा है, कौन सी मुद्रा कम है। तो इन सभी कॉन्सेप्टों में बच्चे के अंदर क्या होता है? कमी होती है। इन सभी पॉइंटों को बच्चा नहीं समझ सकता है। नेक्स्ट देखिए हमारा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसको देखिए 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में कैसे कैसे बांट सकते हैं? एक हम 2 से 4 वर्ष के लिए पूर्व सक्रियात्मक, दूसरा हमारा 4 से 7 वर्ष के लिए अंतर्दशी। तो इन दोनों 2 भागों में इनको हम बांट सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या होता है। एक देखिए हमारा होता है जीववाद। जीववाद क्या होता है? जीववाद में हम क्या देखते हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको बच्चा क्या करता है? सजीव समझने लगता है। कि देखिए किस उम्र की बात हो रही है? 2 से 4 वर्ष की उम्र की बात हो रही है। बच्चा क्या करता है? निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है। देखिए आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चे जो 2 से 4 वर्ष की उम्र के बच्चे होते हैं, देखिए कुर्सी से बात करने लगते हैं, दीवारों से बात करने लगते हैं, उनको वो सजीव समझते हैं। तो ये हमारी विशेषता होती है। कब से कब? 2 से 4 वर्ष की उम्र के लिए। आत्मकेंद्रीकरण, बच्चा क्या होता है? बच्चा सोचता है जो हम सोचते हैं वही सही है, सारी दुनिया गलत है, उसके अलावा हर एक शख्स दुनिया का गलत है। उसको अगर चॉकलेट पसंद है तो मतलब पूरी दुनिया को चॉकलेट पसंद होनी चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चा आत्मकेंद्रीकरण होता है या ईगोसेंट्रिज्म होता है। अनुकरण करना, नकल करना। इस उम्र में बच्चे देखिए क्या करते हैं, कोई भी अपने से बड़ा कोई बात बोलता है, उस बात को बच्चे दोहराते हैं, बार बार नकल करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चे क्या करते हैं? बच्चे खेलते हैं। देखिए क्या खेलते हैं? जैसे खेलते हैं कि हमारे स्कूल में मैडम ऐसे ऐसे पढ़ाती हैं, ऐसे ऐसे करती हैं। बच्चे उस प्रकार से खेल खेल में उनका नकल करते हैं, अनुकरण करते हैं। देखिए जो हमारा अगला हो गया, ये हमारा 4 से 7 वर्ष के लिए क्या था? अंतर्दर्शी। इसमें क्या था? देखिए बच्चा जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब तो कर लेता है, लेकिन उसके पीछे का प्रिंसिपल नहीं जानता कि जोड़ हम किन्हीं 2 चीज़ों को क्यों जोड़ रहे हैं, हम घटा रहे हैं तो क्यों घटा रहे हैं, गुणा भाग हम क्यों कर रहे हैं। तो उन चीज़ों के पीछे का प्रिंसिपल बच्चा नहीं जानता है। वो कर तो लेता है लेकिन प्रिंसिपल उनके नहीं जानता है। अविलोमिता, अनुक्रमणशीलता। देखिए इसमें क्या होता है? इरिवर्सिबिलिटी होती है। पलटावी गुण बच्चों के अंदर नहीं होता है। जैसे कि 2 + 3 बच्चे जानते हैं 5 होता है, 2 + 3 5 होता है, लेकिन 3 + 2 बच्चे नहीं जानते क्या होगा, जबकि सेम चीज़ है, बस आपस में अक्षरों को पलट दिया है। 2 की जगह 3 कर दिया, 3 की जगह 2 कर दिया है। तो ऐसा बच्चे समझने में असमर्थ रहते हैं। देखिए अगला हमारा क्या है? जो हमारा अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए इसमें क्या होता है? बच्चे जो इसमें होते हैं, मूर्त चीज़ों का बच्चे को ज्ञान होता है। मूर्त मतलब जो बच्चे देख सकते हैं चीज़ें, जिन चीज़ों को बच्चे देख सकते हैं, छू सकते हैं। देखिए इस अवस्था में जिन वस्तुओं को बच्चे छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिनको देख सकते हैं, जिनको छू सकते हैं, उन्हीं के बारे में बच्चे चिंतन कर पाते हैं। जो चीज़ें वो देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उनके बारे में उतना चिंतन नहीं होता है। इस अवस्था का नाम ही यही है, मूर्त संक्रियात्मक। जिन चीज़ों को देख सकते हैं उन्हीं के बारे में बच्चे सोच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है। लॉजिकल तरीक़े से चीज़ों को सोचना आरंभ कर देता है। हर चीज़ के पीछे बच्चा लॉजिक ढूंढने लगता है इस अवस्था में। कब से? 4 से 12 वर्ष की उम्र में बच्चा क्या करता है? लॉजिक ढूंढने लगता है। कोई भी कार्य होता है, लॉजिक सोचता है, साइकिल चल रही है तो साइकिल कैसे चल रही है, कार चल रही है तो कार कैसे चल रही है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चा धीरे धीरे लॉजिक ढूंढना आरंभ कर देता है। देखिए बच्चा देखता है आपके उसके पिता जो होते हैं ऑफिस जाते हैं, सुबह सुबह ऑफिस क्यों जाते हैं, शाम को क्यों नहीं जाते हैं। बच्चा इस तरीके की बातें करता है। देखिए आगमनात्मक पूर्णता, उदाहरण से नियम की ओर। बच्चा इस उम्र में क्या होता है? पहले उदाहरण से नियम की ओर चलता है। पहले बच्चे को उदाहरण दिया था, इस उम्र में बच्चे को उदाहरण देते हैं तो उसके अनुसार बच्चा तर्क करता है। निदानात्मक की शुरुआत। देखिए बच्चे की जो कमियां होती है उसे डायग्नोसिस करते हैं इस अवस्था में और उन पर सुधार इसी माध्यम से कर सकते हैं। विलोमिता, रिवर्सिबिलिटी होती है। बच्चा पलटावी गुण इस अवस्था में सीख जाता है। जैसे 2 + 3 4, 2 + 3 5, इसी प्रकार से 3 + 2 5। बच्चा इस पलटावी गुण को सीख जाता है। नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं वर्गीकरण। देखिए इस अवस्था में बच्चा वर्गीकरण करने लगता है। देखिए जितनी भी चीज़ें थी जो इससे पहले अवस्था में नहीं कर सकता था, उनको इस अवस्था में बच्चा लगभग चीज़ों को करने लगता है।
वर्गीकरण, देखिए आरोही और अवरोही क्रम में बच्चा चीज़ों को लगा लेता है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, दोनों में बच्चा चीज़ों को लगा लेता है। संरक्षण आकृति से संबंधित स्थायित्व हो जाता है। देखिए जो संरक्षण का नियम था, पानी किसमें कम है किसमें ज़्यादा है, चाहे बर्तन चौड़ा हो या लंबा हो, उसको अब बच्चा समझ सकता है और हर जो चीज़ें होता है उनके बीच में संबंध भी स्थापित कर सकता है। जैसे कोई भी, जैसे कि कार है, कार में क्या पड़ता है, पेट्रोल पड़ता है, तो बच्चा समझ जाएगा कि पेट्रोल पड़ता है तभी कार चलती है, पेट्रोल नहीं पड़ेगा तो कार नहीं चलेगी। तो इस प्रकार से बच्चा संबंध स्थापित कर लेता है। विकेंद्रीकरण, इसमें विकेंद्रीकरण होता है। बच्चा एक से अधिक चीज़ों के बारे में सोच सकता है एक समय पे, जैसे मोबाइल चला रहा है, मोबाइल के साथ ही साथ और चीज़ों को सुनने में सक्षम हो जाता है। देखिए अगली हमारी जो लास्ट अवस्था है क्या है, अमूर्त सक्रियात्मक, जो हमारी सर्वोच्च अवस्था होती है। संज्ञान की हमारी कैसी अवस्था होती है, सर्वोच्च अवस्था होती है, किसके अनुसार, जिम प्याजे के अनुसार। तो जो हमारी सर्वोच्च अवस्था होती है उसके बारे में देखते हैं। ज्ञान की हमारी कैसी सर्वोच्च अवस्था होती है, कब से, 12 से प्लस के लिए, 12 से जो ऊपर की उम्र के लिए होती है उनके लिए कैसी है, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, फाइनल ऑपरेशनल स्टेज होती है। देखिए इसमें हमारी विशेषता क्या होती है, तार्किक चिंतन। बच्चा इसमें क्या, तार्किक चिंतन करने लगता है, तर्क करने लगता है। देखिए मैथ्स की जो कठिन कठिन जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनको समझने लगता है। तो बच्चे के अंदर एक तो लॉजिकल जो होती है, तार्किक चिंतन होना स्टार्ट हो जाता है। जो चीज़ें उसके सामने नहीं होती हैं उनका भी चिंतन करने लगता है। देखिए इस स्टेज का नाम है अमूर्त चिंतन। तो उसी से समझ सकते हैं जो उसके सामने चीज़ें नहीं होती हैं उनके बारे में भी बच्चा समझने लगता है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर सोच लेता है। देखिए जो हाइपोथेटिकल मतलब समझ सकते हैं, जो चीज़ें सामने नहीं हैं जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी सोच सकता है कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा होगा या ऐसा होने वाला है। तो बच्चा इस उम्र में इन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा अनुभव करना स्टार्ट कर देता है और समय के साथ धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। निगमनात्मक में क्या होता है, नियम से। देखिए पहले क्या चल रहा था, बच्चा उदाहरण से नियम की ओर चल रहा था, लेकिन अब नियम से उदाहरण की ओर। बच्चे पहले नियम जानेगा, उसके बाद उसके अनुसार बच्चा कार्य करेगा। तो नियम पे इस पर फोकस किया जाता है, क्या करते हैं, नियम से उदाहरण की ओर बच्चा चलता है। अमूर्त चिंतन देखिए क्या होता है, जो चीज़ें उसके सामने नहीं होती उनका भी वो चिंतन कर पाता है। जो चीज़ उसके सामने नहीं होंगी उनका क्या करने लगेगा, चिंतन करने लगेगा। वो चीज़ उसके सामने हो या ना हो लेकिन उसका चिंतन करने लगेगा। देखिए पहले क्या होता है, छोटे पे बच्चे कोई भी मैथ की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैथ का कोई भी क्वेश्चन है तो क्या, जब तक वो लिखेगा नहीं तब तक वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या किसी और तरीके से कुछ ना कुछ करके सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है, बच्चों को जोड़ना है, 5 + 5 कितना होता है, तो वो बिना लिखे बिना देखे वो क्या कर देगा, अमूर्त चिंतन करके बता देगा 5 + 5 कितना होता है, 10 होता है। तो इस प्रकार से बच्चा समझ लेता है और बच्चा बता देता है। इमेजिनेशन करने लगता है, क्या करने लगता है, इमेजिनेशन। बच्चा इस अवस्था में इमेजिनेशन करने लगता है। इमेजिनेशन बोल सकते हैं कल्पनात्मक, जो कल्पनात्मक सोच होती है उसको बच्चा करने लगता है, कल्पनाएं करने लगता है। जैसे कि स्टोरी, देखिए इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है, इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, स्टोरी, कविताएं ये सब बनाने लगते हैं, नई नई चीज़ों को सोचने लगते हैं। जैसे कि बच्चा जब हिस्ट्री का जो हमारे इतिहास का विषय है उसमें बच्चा कोई स्टोरी सुनता है तो बच्चा आगे आगे सोच लेगा कि हाँ उसने ऐसा किया होगा, ऐसा ऐसा हो सकता है, तो उसके अनुसार बच्चा कार्य करता है। लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, बच्चा हर चीज़ में लॉजिक ढूंढने लगता है, वोकैब हाई हो जाती है। देखिए जो वोकैबुलरी हमारी होती है, जो शब्दों का जो उपयोग होता है, बच्चा इस अवस्था में बढ़ा देता है। क्या करता है, नए नए प्रकार के अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग करने लगता है। देखिए पहले क्या होता है, बच्चों के पास लिमिटेड सोर्स होता है, बात करने का, अपनी बात व्यक्त करने का लिमिटेड वर्ड होता है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे बच्चा 12 से प्लस होता है तो अमूर्त चिंतन करने लगता है, उसके अंदर बहुत सारी वोकैबुलरी बढ़ जाती हैं, तरह तरह की चीज़ों को बात करने में सक्षम हो जाता है। तो उसके वोकैब जो शब्दों का भंडार होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम सभी अवस्थाओं को देख चुके हैं। सभी व्यवस्थाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो हर एक बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी बिंदुओं को देखिए, इसमें एग्ज़ाम के लिहाज से एक भी पॉइंट को हम नहीं छोड़ सकते हैं, हर एक पॉइंट अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी बिंदुओं को बहुत ही अच्छे से देखेंगे, 1 से 2 बार देखने में हमको अच्छे से ये याद हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद। Thank you. And for such new videos and updates, don't forget to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon.